वर्क फंक्शन है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो सका क्योंकि जो आप एनर्जी फाल करवा रहे थे वो थी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 से आपका इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है, एग्जैक्टली 2.2 से ही निकल सकता है। इसलिए क्या हुआ कि 2 से लेस देन, ये 2 जो है क्योंकि लेस देन 2.2 था, लेस देन वर्क फंक्शन था, तो आपकी जो का जो फोटान था उसने सरफेस के साथ स्ट्राइक तो किया लेकिन वो निकला नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की जिनको हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो फॉल करती है तो वो क्या करती है कि उस सरफेस के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा है ना कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए, ऐसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जाहिर है, तो उसकी वो वेव लाइक प्रॉपर्टी है उसके पास, उसकी एनर्जी है, उसकी वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका भी एक जो है वो स्पेसिफिक लेवल होना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि आपको किसी भी मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो एनर्जी चाहिए उसकी होती है उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और उसके बाद जो है वो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फोटो एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल हो और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो किसी मेटेलिक सरफेस के साथ हिट करती है, ठीक है, तो उसके अंदर फोटो एमिशन काज करती है, जिसके रिजल्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। फोटॉन्स आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को हिट किया, फोटो एमिशन काज की, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ उन्होंने मूव किया, करंट जनरेट हुआ और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास एनर्जी होती है एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें ई जो होता है वो फिर हमने ये भी देखा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में जो है का ये जो साइन है वो खत्म करें तो इधर इक्वालिटी और ये एच आता है जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे आपके फोटॉन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपके पास एक सक्सेसफुल फोटो एमिशन होगी और आपके पास एक सक्सेसफुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखें कि हमने ये कहा कि हमारी जो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वर्क फंक्शन होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। सपोज मैं इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी को ई कह देती हूँ, वर्क फंक्शन को मैं ई नॉट कह देती हूँ और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ई जो है वो आपका एच म्यू के इक्वल होगा, ई नॉट एच म्यू नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, और जो आपका हाफ एम वी स्क्वेयर है ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये आपको पहले से क्लियर है। तो ई की जगह पे एच म्यू आ गया, ई नॉट की जगह पे एच म्यू नॉट आ गया और के ई की जगह पे आ गया आपके पास हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, हम क्या करते हैं कि जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं उनको इक्वेशन की एक साइड पे कर देते हैं, ये भी एच म्यू है, ये भी एच म्यू है। तो इसको अगर हम मैं इधर से इधर लेके आती हूँ तो आपको पता है कि ये प्लस है, तो इधर आके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। तो ये हो जाएगा आपके पास रीअरेंजमेंट या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब होता है कि एक जैसे वेरिएबल्स को आपने इक्वेशन की एक साइड पे कर देना, ये भी एच म्यू है, ये भी एच म्यू है, आपने एक साइड पे कर दिया। ये हाफ एम वी स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें से हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपने वो जो है ना वो थर्ड सेमेस्टर में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी थी, याद है? यस मैम, ये वही है। उसके बिल्कुल हम इस ये आपके पास जो इक्वेशन, आप ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया क्योंकि ये आपके पास जो है इसमें एच जो है वो कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, म्यू वेरिएबल है, ये एम एक्स है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि आपके पास जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स्ड होती है और एच जो है वो वैसे ही फिक्स्ड है क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर भी कांस्टेंट आता है। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है,
ये आपके पास जो है वो इसमें एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है और ये पूरे का पूरा वेरिएबल है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर म्यू को लेते हैं यानी फ्रीक्वेंसी पे को लेते हैं और वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, तो आपके पास एक इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्योंकि इसमें सी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो आपको याद होगा कि अगर सी की वैल्यू जीरो नहीं होती थी तो हम ग्राफ को रीजन से स्टार्ट नहीं करते थे, या वो रीजन के ऊपर से स्टार्ट होता था या नीचे से। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो आपका एम एक्स है, ठीक है, वो आपके पास जो है, अगर आप गौर करें, या आपका जो इंटरसेप्ट है वो माइनस में है, तो हमने इसको ग्राफ के नीचे से स्टार्ट किया या थोड़े से डिस्टेंस से स्टार्ट किया। अब ये जो आपके पास ये थोड़ी सी आपको एक कंटिन्यूअस लाइन नजर आ रही है, एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है। जो डॉटेड लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राप्लोटेशन। एक्स्ट्राप्लोटेशन का मतलब यह कि एक्चुअली ग्राफ में रीडिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं आई थी, बल्कि आपने क्या किया कि खुद से इसको एक्स एक्सिस के साथ मिलाने के लिए ये लाइन ड्रॉ की है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स्ट्राप्लोटेशन। अब देखें, यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई एक्चुअली और यहाँ पे जाके एंड होगी, इससे पीछे कुछ नहीं था, आपने ये खुद से ड्रॉ किया है। आगे जो दरमियान में गैप आ रहा है इसको हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसको हम इसलिए क्यों कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप किसी मेटल के ऊपर जो है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करवाते हैं, तो करना तो उसको यही चाहिए कि वो करंट फ्लो कर पाए, लेकिन एक्चुअली वो करंट फ्लो नहीं करवा रही होती, बल्कि स्टार्ट में आपके पास करंट की कोई रीडिंग नहीं आती है एमीटर पे। उसकी वजह ये होती है कि जितनी भी स्टार्ट में एनर्जी जो है वो फॉल करती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही होती है, वो इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस के अंदर से निकाल निकाल रही होती है, वर्क फंक्शन कर रही होती है। तो जब आप वर्क फंक्शन करते हैं उस वक्त करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। करंट उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से निकल के फ्लो करना शुरू कर देता है। तो स्टार्ट वाली एनर्जी क्योंकि वर्क फंक्शन में यूज होती है, इसलिए वो यहाँ पे अपीयर नहीं होती। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एक दफा इलेक्ट्रॉन निकल आता है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज होती है, ऐसे ऐसे आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन वाला पार्ट है, या ये जो आपके पास गैप है, ये एक्चुअली वर्क फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? आपकी ये जो ग्राफ की लाइन होगी, ये आपके ओरिजिन से जितनी दूर होगी उतना ज्यादा आपके पास जो है वो वर्क फंक्शन होगा किसी भी मेटल का। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस जो है वो हमने समराइज कर दिया, सारी डिटेल्स जो थी वो भी इसकी आपके साथ जो है वो हमने क्लियर कर दी। ठीक है, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें इंटेंसिटी का भी थोड़ा सा रोल है। इंटेंसिटी क्या होती है कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स किसी भी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करें। अगर तो एक सेकंड में 10 फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तब फ्रीक्वेंसी लो होगी, अगर 20 फोटॉन स्ट्राइक करते हैं फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, और अगर 50 स्ट्राइक करते हैं तो और भी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, सॉरी, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि यूनिट टाइम में या एक सेकंड में किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास एक कॉन्सेप्ट था। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो आपने इतनी डिटेल्स पढ़ी हैं, ये प्रपोज इसने आपको बताया क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है? इसने कहा कि एक फोटॉन जो कि पार्टिकल है वो आता है और एक और इलेक्ट्रॉन उसके साथ करता है, उसको की पोजीशन से डिस्प्लेस करवाता है, मूवमेंट करवाता है उसकी, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है। तो क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करता है, ठीक है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसमें मोमेंटम ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो वेव लाइक नेचर एक्सप्लोर हुई है या पार्टिकल लाइक नेचर एक्सप्लोर हुई है? पार्टिकल लाइक। यस। तो ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ये क्या करता है, ये पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ एनर्जी जो है उसको एक्सप्लोर करता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। तो वो जो हम कह रहे थे कि एक वेव पार्टिकल डुअलिटी का झगड़ा था, कि एक साइंटिस्ट जो है वो कहता था कि लाइट की जो है वो वेव लाइक नेचर है, दूसरा कहता था पार्टिकल लाइक लाइक नेचर है। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन की गई थी एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो नेचर है वो पार्टिकल लाइक है, क्योंकि एक फोटान ने, जो कि एक पार्टिकल था, एक और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मोमेंटम ट्रांसफर किया, और हमने कहा था कि जहाँ पे भी मोमेंटम या मैस आ जाएगा वहां पे आपके पास पार्टिकल लाइक नेचर होगी। क्लियर? यस मैम।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? यस मैम मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी बोलें। आपका पहला लेक्चर मंडे को है हाँ जी, और मंडे को तो मेरा ये कोई नहीं नहीं, एक मिनट, मंडे को तो मेरा कोई लेक्चर नहीं है। जीपी ठीक है। मंडे को मेरा कोई लेक्चर है ही नहीं। ठीक है मैम। ओके। मैम फ्राइडे वाला किसी और दिन में शिफ्ट किया आपने? अभी तक मेरा टाइम टेबल जो है वो मैंने कहा है उनसे, असल में वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रश है तो वो ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। असल में 4 स्लॉट्स फिल हो जाएं तो फिर यूनिवर्सिटीज बड़ी ओपन हो मुश्किल गई हो है। जाती है। हाँ जी, यूनिवर्सिटी भी ओपन हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, क्लास अटेंडेंस नोट की है सुभान?